किसी गांव में एक महेंद्र सिंह नाम का जमींदार अपनी बीवी परमिंदर के साथ रहता था। उनकी रहमत नाम की एक बहुत ही सुंदर सी बेटी थी। महेंद्र और उसकी बीवी अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे और ऐसे ही एक दिन उनके पास कमल नाम के एक NRI लड़के का रिश्ता आता है और थोड़े ही दिनों बाद वो अपनी भाभी नयनतारा के साथ रहमत को देखने आता है। आइए जी आइए बैठिए। अरे परमिंदर जरा इन लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। हाँ जी हुने लेके आए। आ लो जी। वैसे बड़े भाई साहब नहीं आए? जी नहीं, वो दरअसल आना तो चाहते थे लेकिन उन्हें किसी जरूरी काम से पेरिस जाना पड़ गया। वैसे आप अपनी बेटी को तो बुलाइए। हाँ जी जरूर। और कमल को वो पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। नयनतारा रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और उनसे दहेज की बात करना शुरू कर देती है। जी देखिए, वैसे तो घर में कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके बड़े भाई साहब ही हैं। वो इस वक्त यहाँ नहीं है तो बाकी की बातें मुझे ही करनी पड़ेंगी। जी जरूर। जी तो कितनी प्रॉपर्टी आप हमारे नाम करना चाहेंगे? महेंद्र नयनतारा की सारी शर्तें मान लेता है। थोड़े ही समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद कमल और रहमत होटल में चले जाते हैं जहां वो अपनी सुहाग रात मनाते हैं। अगले ही दिन वो दोनों एयरपोर्ट पर लंदन की फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी कमल रहमत से टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। रहमत उसका इंतजार करते करते थक जाती है और वो उसे ढूंढने लगती है, लेकिन कमल उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। वो एयरपोर्ट से रोती रोती अपने घर आ जाती है। उसके माँ बाप उसे इस हालत में देखकर उससे पूछते हैं, रहमत पुत्र की होया? तू रो क्यों रही है? माँ वो मुझे कल एयरपोर्ट पर अकेला छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा पर वो मुझे कहीं नहीं मिले माँ। क्या बेटा तू क्या कह रही है? जी तुसे एक काम करो ना, जाओ सबनू लेके लब्बो। कमल इत्थे किते होना है। महेंद्र कुछ लोगों को अपने साथ लेकर कमल को ढूंढने निकल पड़ता है। थक हार कर कमल अपने भाइयों के साथ जाकर पुलिस कंप्लेन कर देता है। वहाँ इंस्पेक्टर उनसे कहते हैं, जी देखिए, बाकी सब तो ठीक है, मैंने आपकी कंप्लेन लिख ली है, लेकिन आप सब लोगों ने उस लड़के के बारे में पहले कुछ पता करा था कि वो कौन है, कि कहाँ रहता है और क्या काम करता है वगैरह वगैरह? जी नहीं। जी देखिए, ऐसा है कि ऐसे लोग नकली NRI बनकर आते हैं और एक अमीर लड़की से झूठी शादी कर कर उनकी प्रॉपर्टी और पैसा अपने नाम कर कर भाग जाते हैं। इंस्पेक्टर की बातें सुन वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और सभी अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और रहमत को पता चलता है कि वो कमल के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो ये बात जाकर अपनी माँ को बताती है। माँ, मैं कमल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाय, एक ही कह रही है पुत्र। तेरे पापा नु पता चलिया ना, वो तेनू ता इस बच्चे नु जान तो मार देंगे। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो है जैसा है मेरा बच्चा है, मैं इसे अपने हाथों से नहीं मार सकती माँ। तभी वहाँ से रहमत के पिता गुजर रहे होते हैं और वो उसकी माँ के साथ हो रही सारी बातें सुन लेते हैं। क्या तू उस इंसान के बच्चे की माँ बनने वाली है जिसने तुझे 2 दिन की शादी के बाद बेसहारा छोड़ दिया था? नहीं पापा जी, मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगी और जो भी हुआ उसमें इस नन्ही सी जान का भला क्या कसूर था? मुझे और कुछ नहीं सुनना, मैं इसके साथ साथ तुझे भी मार दूंगा। महेंद्र उसके ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रहमत की माँ बीच में आ जाती है और उसे भागने को कहती है। महेंद्र के आदमी रहमत का पीछा करने लगते हैं कि तभी वो अरमान नाम के लड़के, जो कि दिल्ली का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसकी गाड़ी से जाकर टकरा जाती है और वो उससे कहता है, आई एम सो सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं? तभी रहमत के पिता के आदमी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाते हैं और अरमान से कहते हैं, ओए, इसे हमारे हवाले कर दे। प्लीज मेरी जान बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे।
वो उन सभी को मारकर वहाँ से भगा देता है और रहमत से इसके पीछे की वजह पूछता है। तब रहमत उसे सारी बात बताती है और उसकी बात सुनकर अरमान उससे कहता है, देखिए आप चिंता मत कीजिए, फिलहाल आप मेरे साथ दिल्ली चलिए ताकि आप इनसे महफूज रह सकें। रहमत अरमान के साथ दिल्ली चली जाती है और उसके साथ वहीं रहने लगती है। अरमान उसे अपने ऑफिस में सेक्रेटरी की जॉब दे देता है, जिससे वो अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना शुरू कर देती है। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है। अरमान और रहमत में अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे अरमान को रहमत से प्यार हो जाता है और रहमत भी उसके अच्छे स्वभाव को देखकर उसे पसंद करने लगती है। ऐसे ही एक दिन अरमान अपने दिल की बात बताने के लिए रहमत को ऑफिस बुलाता है। अरमान, आपने मुझे बुलाया? हाँ रहमत, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ अरमान, कहिए। रहमत, बात ये है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पसंद तो मैं भी आपको बहुत करती हूँ, पर मेरे पेट में पल रहा बच्चा, क्या आप उसे अपना नाम दे पाएंगे? देखो रहमत, मैं जानता हूँ, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम दोनों को संभाल लूंगा और तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा। अरमान और रहमत दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और जल्दी से जल्दी शादी करने का फैसला लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अरमान अपनी सगाई का फंक्शन रखता है, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, तो वहीं अरमान के बचपन का दोस्त कमल भी वहां आता है, जो कि वही इंसान होता है जिसने रहमत से शादी करके उसे धोखा दिया था। अरमान उसका स्वागत करता है। तो आ ही गया तू। अरे अरे अरे, मेरे बचपन के दोस्त की शादी है भाई, आता कैसे नहीं। वैसे एक बात बता, मैंने सुना था तेरे बिजनेस में काफी लॉस हुआ था। अरे हाँ यार, अब सब ठीक है, मैंने अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर लिया। अरे अब यहीं खड़ा खड़ा बात करेगा या मुझे भाभी से भी मिलवाएगा? आ चल, मिलाता हूँ। अरमान उसे रहमत से मिलने ले जाता है और जैसे ही कमल को रहमत देखती है तो उसके चेहरे की आगे उसके अतीत का काला साया आ जाता है और वो स्टेज पर से ही कमरे में भाग जाती है। अरमान उसके पीछे जाकर उससे पूछता है, रहमत बताओ तो क्या हुआ? अरमान, आज मैंने उसी इंसान का चेहरा देखा जिसकी वजह से आज मैं इस हालत में हूँ। कौन है वो रहमत? बताओ मुझे। वो और कोई नहीं, आपके बचपन का दोस्त कमल है। कमल की सच्चाई जानकर अरमान आग बबूला हो जाता है और वो तुरंत नीचे जाता है। ऐसे में वो कमल की खूब पिटाई करता है और कमल एकदम से उसे पीछे धकेलकर उससे पूछता है, अरे यार, आखिर बात क्या है? तू मुझे मार क्यों रहा है? मुझे शर्म आती है कि तू मेरा दोस्त है। तूने रहमत से बस इसलिए शादी की ताकि उसका पैसा और प्रॉपर्टीज हथिया सके। जानता भी है वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। सच जानने के बाद अरमान अपने दोस्त पर कोर्ट में मुकदमा दायर कर देता है। अदालत उसे धोखाधड़ी और रहमत की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए 10 साल की सजा सुनाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। रहमत और अरमान एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और थोड़े ही समय बाद रहमत एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक शादी में दुख और दूसरी शादी में सुख। शर्मा परिवार में उनके घर की सबसे बड़ी बहू का स्वागत आज बड़े ही धूमधाम से किया गया है। किरण और अमन की शादी को लेकर घर में सब लोग काफी खुश थे। अरे बधाई हो सुमित्रा बहन, आखिर आपके घर में बहू जो आई है। हाँ भाई हाँ, आप सभी का धन्यवाद। आइए आइए, दुल्हन से मिल लीजिए। माँ जी, ये सब आप कल कर लीजिएगा, अभी मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। अरे बहू, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस सब लोग आएंगे, तुझे देखेंगे और फिर आशीर्वाद देके चले जाएंगे। हाँ हाँ, चलो बहू, अब मुंह दिखाई करते हैं। नहीं नहीं माँ जी, इन सब में बहुत वक्त लग जाएगा, मुझसे ये सब नहीं होता। आप ये सब कल कर लीजिएगा। थोड़ी देर बैठ जाओ ना, सब लोग आए हैं पड़ोस से तुम्हें मिलने के लिए। तुम्हें बैठना है तो बैठो, मैं तो जा रही हूँ। अरे सुनो तो,
अमन बोलता रह जाता है और किरण बिना कुछ सुने ही वहाँ से चली जाती है। लगता है कि मेरी बहू थक गई है। आजकल की लड़कियां ना बहुत कमजोर हो गई हैं। आइए आप लोग मिठाई खाइए। सुमित्रा, तेरी बहू तो बड़ी तेज है, हमसे आशीर्वाद भी नहीं लिया और मुंह उठाकर चल पड़ी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शादी में ना लग रहा है काफी थक गई है, शायद इसलिए। हाँ भाई, अब इसकी बहू है, ये जाने इसको क्या करना है क्या नहीं। अरे आप लोग बैठिए ना, मैं मिठाई लेके आती हूँ। अब जिसको देखने आए थे वो तो चली गई, तो हम बैठकर यहाँ क्या ही करेंगे सुमित्रा। हाँ, हम भी चलते हैं। जब तेरी बहू का मूड अच्छा होगा ना, तब बुला लियो हमें, हम आ जाएंगे आशीर्वाद देने। अरे ऐसा मत कहिए, आप लोग बैठिए ना, मैं आप सभी के लिए मिठाई लेके आती हूँ। किरण के ऐसे चले जाने से आसपास की सभी औरतें बातें बनाने लगती हैं और वहीं बेचारी सुमित्रा को भी सभी की बातें सुनकर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। लेकिन बेचारी सुमित्रा किरण से कुछ कह नहीं पाती। किरण का ऐसा बर्ताव अमन को अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसने कमरे में जाकर किरण से इस बारे में बात की। यहाँ बैठकर भी तुम फोन चला रही हो, थोड़ी देर वहाँ बैठ जाती तो क्या हो जाता। देखिए, मुझे बहुत थकान हो रही थी, इसलिए मैं चली आई। और वैसे भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी उन औरतों के बीच में बैठने की। थोड़ी देर बैठ जाती तो कुछ बिगड़ जाता क्या। माँ को कितना शर्मिंदा होना पड़ा तुम्हारी वजह से। ओह माय गॉड, पता नहीं ये सारे लड़के अपनी माँ के गुण क्यों गाते रहते हैं। देखो, अब हमारी शादी हो गई है, आपको मेरी खुशी का ख्याल रखना जरूरी है। मैं जानता हूँ हमारी शादी हो गई है, इसलिए कह रहा हूँ तुम्हें कि एक बार जरा अपना बहू होने का फर्ज भी निभा करो। देखिए, मुझे ना ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप अपनी माँ की वजह से मुझसे लड़ाई मत कीजिए। मैं माँ की वजह से तुमसे नहीं लड़ रहा हूँ, तुम्हारी हरकत ऐसी थी इसलिए लड़ रहा हूँ। अच्छा, तो मैं ऐसी हूँ? ठीक है, मुझे अब नींद आ रही है, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है। किरण ने अमन की बात को गलत समझते हुए काट दिया, लेकिन ये सिर्फ उस दिन की बात नहीं थी। अब आए दिन किरण कुछ ना कुछ ऐसा ही कहती और करती जिससे अमन और उसके बीच कहासुनी और बहस हो जाया करती। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम मत जाओ अपने दोस्तों से मिलने के लिए, लेकिन मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि तुम मुझे बताकर तो जाती। मेरी तुमसे शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी गुलाम हूँ। मुझे तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी नहीं है। अरे इसमें गुलामी की बात कहाँ से आ गई। हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करना गुलामी कब से हो गई। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मेरे दोस्त लड़के हैं ना, इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है ना। हम आज के ज़माने में जीते हैं, मेरे भी कई दोस्त लड़कियां हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझी। और ना ही मेरी मानसिकता इतनी छोटी है। मैं तो बस तुमसे इतना कह रहा हूँ कि बताकर जाती तो अच्छा रहता, बिना बताए ही चली जाती हो तुम। मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई है तुमसे शादी करने के बाद। अपने मायके में मैं कहाँ राजकुमारी की तरह राज किया करती थी, और तुम्हारे घर आके तो मैं नौकरानी बन गई हूँ। इस हिसाब से तो तुम खुद को नौकरानी कह रही हो। माँ ने आज तक तुमसे कभी ज्यादा काम नहीं करवाया है, उल्टा वह खुद इस उम्र में तुमसे ज्यादा काम कर लेती हैं। हाँ, बस सारा दिन माँ के गुण गाया करो, और तो कोई काम आता है नहीं तुम्हें। तुमसे तो बात करना ही बेकार है सच में। अरे तो मत करो ना, किसने कहा है तुमसे कि मुझसे बात करने के लिए आओ। मुझसे बात करने की जरूरत ही नहीं है, मत किया करो। तुम्हारा क्या मतलब है? यू नो व्हाट, जो करना है करो। अमन और किरण की शादी में कुछ भी ठीक नहीं था। शादी के पहले दिन से ही दोनों के बीच में ना तो प्यार पनप पाया और ना ही कोई लगाव था। अमन ने अपने रिश्ते को बचाने की जब कोशिश की, तब वह नाकाम रहा। किरण अमन को हर बात पर उसे सुनाने लगती और उसे इस बात का बहुत दुख होता, जिस वजह से उनके बीच अब शादी को आगे बढ़ाने की कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं बचती है। मैंने यहाँ पैसे रखे थे, कहाँ गए? मुझे जरूरत थी तो मैंने ले लिए। अरे मुझसे पूछ तो लेती एक बार। वह मेरे नहीं, ऑफिस के पैसे थे, मेरे बॉस ने मुझे संभाल कर रखने के लिए दिए थे। हाँ, वही तो मैं सोचूं, तुम जैसे कंगाल के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? अपनी जुबान संभाल कर बात किया करो किरण, और जितने पैसे थे वो सब वापस करो जल्दी। वो सब तो खर्च हो गए हैं। क्या सारे पैसे खर्च कर दिए? अरे ऐसा तुमने क्या कर लिया जो सारे पैसे खर्च कर दिए?
अब क्या मैं तुम्हें एक एक पैसे का हिसाब दूं कि मैंने कहाँ खर्च किए हैं? पूरे 1 लाख रुपए थे, कोई 2000 नहीं, जो मैं तुमसे हिसाब ना मांगू। बताओ मुझे, कहाँ खर्च कर दिए तुमने इतने सारे पैसे? पता नहीं मेरे पापा को भी क्या सूझी थी जो उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी है। कितने कंगाल हो तुम, अब मुझे हर चीज का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। एक तो तुमने चोरी की, ऊपर से मेरे पैसे भी ले लिए, ऊपर से ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो पहले ही कह देती। इस तरह रोज रोज तो दुखी ना होता ना मैं। मैंने पापा के कहने पे तुमसे शादी की है, वरना मैं तो तुम जैसे इंसानों को घास तक ना डालूं। अब देखो ना, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। पहले तो तुम मुझे पैसे वापस करो, मुझे बॉस को पैसे देने हैं। अरे नहीं है मेरे पास पैसे, मेरे दोस्त को जरूरत थी तो मैंने उसे दे दिए। ऐसे कौन सा दोस्त आ गया तुम्हारा जिसे तुमने इतने सारे पैसे दे दिए? तुम्हें क्या मतलब है उससे? तुम जैसे इंसान के साथ तो मुझे रहना ही नहीं है। तुम्हें क्या मेरे साथ नहीं रहना है? अरे अब मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए, तलाक। हाँ तो ले लो ना तलाक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रही हूँ यहाँ से। चली जाओ जहाँ जाना है, जाओ, और फिर कभी वापस अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जिंदगी में मुझे तुमने जितना दुख दिया है ना, शायद मैं कभी इस चीज से उबर भी ना पाऊँ। अमन और किरण ने आखिरकार अपना रिश्ता खत्म कर ही लिया। वैसे भी उस रिश्ते में कभी प्यार और लगाव तो था ही नहीं, इसलिए शादी का होना ना होना एक बराबर था। लेकिन इस चीज से अमन के मन पर बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ता है, जिस वजह से अब वह दूसरी बार किसी भी रिश्ते में बंधने के लिए तैयार नहीं था। अमन बेटा, ऐसा कैसे चलेगा बेटा? तेरी शादी को टूटे पूरे 1 साल हो गए हैं और तू सभी रिश्ते के लिए मना कर देता है। ऐसा क्यों करता है बेटा तू? माँ, मैं उस चीज से अभी तक उबर नहीं पाया हूँ, और क्या उम्मीद है कि मुझे दूसरी शादी में सुख मिलेगा? बेटा, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उम्मीद लगाना छोड़ दे। मैं जानती हूँ कि तेरी पहली शादी में तुझे कोई सुख नहीं मिला, लेकिन तू उम्मीद लगाना तो मत छोड़। माँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं एक और शादी के लिए अभी तैयार हूँ। बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है और मेरी तबीयत भी खराब रहती है। अब मुझसे ना ये घर का काम नहीं हो पाएगा बेटा, तो तुझे कुछ सोचना चाहिए ना। बेटा, मैं तो बस यही चाहूंगी कि मेरे मरने से पहले ना तेरा घर बस जाए, नहीं तो मेरी आत्मा बहुत कल्पेगी। माँ, मैं आपकी चिंता को समझता हूँ, लेकिन अब मना मत कर बेटा, ये तेरे लिए रिश्ता ना बहुत अच्छा है। और पता तेरे को, पहले लड़की की भी सगाई टूटी थी, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है, और तेरी गांव की मौसी है ना, उन्होंने ये रिश्ता भिजवाया है। बस तू हाँ कर दे बेटा एक बार, फिर ये रिश्ते की बात ना मैं आगे बढ़ाऊं। ठीक है माँ, आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है बेटा, तो मैं आज ही ना रिश्ते की बात आगे बढ़ाती हूँ। अमन ने अपनी माँ की चिंता को देखते हुए दूसरी शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन अभी भी अमन मन से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। माँ, शादी से पहले एक बार लड़की से मिलना चाहता हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं आज ही तेरी मौसी को कहती हूँ कि तुम दोनों की ना मुलाकात करवाएं। ठीक है माँ। लेकिन बेटा, एक बात का ध्यान दियो, दीपिका से ऐसी कुछ बातें मत करना कि उसका दिल दुखे या शादी टूटने का डर रहे। माँ, इस दूसरी शादी को करने से पहले दीपिका से सब कुछ साफ साफ बात करना चाहता हूँ, जिससे उसे बाद में कोई पछतावा ना हो। ठीक है बेटा, मैं तेरी मौसी से बात करती हूँ, और मैं उन्हें ये भी बोलूंगी कि तुम दोनों को ना मिलवा दे, ताकि तुम लोग ना अकेले टाइम बिता सको। इतना कहकर सुमित्रा अपनी बहन को फोन करती है और दीपिका और अमन की मुलाकात करवाने का कहती। देखो दीपिका, मैं यह शादी करने से पहले तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, तुम उसके बाद ही अपना फैसला करना कि तुम्हें ये रिश्ता निभाना है या फिर नहीं। जी कहिए। मेरी पहले शादी में बहुत दिक्कतें हुई थी, इसलिए आज तक मैंने कभी दूसरी शादी नहीं करी, और मैं उस पहली शादी के जख्मों को अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। हो सकता है शादी के बाद भी मुझे इस शादी को निभाने में काफी वक्त लगेगा। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात को, मेरी भी सगाई टूट चुकी है। सगाई टूटने और शादी टूटने में फर्क होता है। अगर तुम यह शादी अपने माता पिता के दबाव में कर रही हो तो मत करो प्लीज। ये रिश्ता मैं किसी के दबाव में नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं अपनी मर्जी से आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाइए। मैं शादी के बाद आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगी, आप जितना चाहे उतना वक्त ले सकते हो। अमन ने दीपिका से बात करने के बाद अपनी दूसरी शादी के लिए हामी भर दी थी,
लेकिन वे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बस अमन के साथ भी वही हो रहा था। अरे बधाई हो सुमित्रा, आज तो तेरे घर दूसरी बहू आई है। अरे बहुत बुरा हुआ अमन के साथ, पहली शादी तो टूट ही गई। चलो देखते हैं ये कैसी होगी। अरे तेरी नई बहू तो आई गई अब। मीरा चल यहाँ से, इस बहू को भी तो आराम करना होगा ना। चल चल चलते हैं। आपसे कहा था ना कि इन लोगों को मत बुलाना, अब फिर से ताने मारेंगे आपको। अरे बेटा मैंने तो ही बुलाया इन्हें, अरे खुद आ गई हैं दोनों की दोनों। वो बहन जी, मेरी बहू ना थोड़ा थक गई है, तो आप बाद में मिलने आ जाना। अरे नहीं आंटी जी, आप बैठिए ना, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। आइए मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह बहू, तू हमें बुला रही है? हाँ हाँ अभी आते हैं हम। अरे ये तो बहुत सुंदर है सुमित्रा, है ना? आंटी जी आप बैठिए, मैं आप सभी के लिए शरबत बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ हाँ बहू, लेकर आ जाओ। सुमित्रा तेरी नई बहू तो बहुत समझदार है, घर में आए हुए मेहमान का कैसे स्वागत करते हैं बहुत अच्छे से जानती है ये। हाँ सच में, अब मैं बिल्कुल ना निश्चिंत हो गई हूँ अमन को लेके। दीपिका ने आते ही सुमित्रा का दिल जीत लिया था। जिन कड़वी यादों से सुमित्रा निकल ही नहीं पाई थी, दीपिका ने अपने प्यार और लगाव से उन यादों को मिटा दिया था। लेकिन अमन अभी भी दीपिका को पूरी तरह से अपना नहीं पाया था। दीपिका बेटा, तूने आते ही पूरे घर को कितने अच्छे से संभाल लिया, और मुझे ना तुझ पे पूरा भरोसा है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अमन ने तुझे अभी तक अपनाया नहीं है। माँ जी, किसी पर विश्वास करना इतना भी आसान नहीं होता, और वो भी जब आपका विश्वास बार बार टूटा हो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने रिश्ते को संभाल लूंगी। ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। अच्छा माँ जी, मुझे बाजार में कुछ काम है, मैं जरा होकर आऊँ? हाँ हाँ बेटा जाओ, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ऐसे ही दीपिका के जाने के बाद अमन घर आता है और देखता है कि दीपिका घर में ही नहीं है। माँ, दीपिका कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ बेटा, उसने बताया था कि वो बाजार जाने वाली है, वहीं गई होगी। बाजार में? मुझे तो लगता है अपने किसी दोस्त से मिलने गई होगी। आपको याद नहीं है, किरण भी ऐसे चली जाती थी और घंटों घंटों तक घर नहीं आती थी। अमन, दीपिका वैसी नहीं है बेटा जैसा तू सोच रहा है, वो बहुत अच्छी है। सारी लड़कियां ऐसी होती हैं माँ। अब देखना कितनी देर में आती है और आकर कहेगी, माँ जी बाजार में कुछ अच्छा नहीं मिला। लेकिन मुझे तो मिल गया। ये देख, आ गई दीपिका। माँ जी देखिए, मैं ये सब्जियाँ लाई हूँ और ये मशरूम भी। ये कल आपसे कह रहे थे ना कि मशरूम खाना है, इसलिए मैं बाजार में वहाँ चौक पर गई थी। मशरूम लाने के लिए थोड़ी सी देर लग गई बस। अरे बेटा, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? देख अमन, दीपिका इतनी दूर गई थी, वो भी पैदल, मशरूम लाने के लिए, सिर्फ तेरी फरमाइश पे। अरे कोई बात नहीं, आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं थोड़ी देर में मशरूम बना देती हूँ। अमन, मैं जानती हूँ कि तू अभी तक अपनी पहली शादी से उभर नहीं पाया, लेकिन बेटा तू दीपिका की तरफ भी तो देख, वो कितनी कोशिश कर रही है और तू उसे नजरअंदाज किए जा रहा है। दीपिका की कोशिश को देखकर अब अमन के मन में भी दीपिका के लिए कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें जागने लगती हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी वह उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाता। अरे यहीं तो रखे थे, कहाँ चले गए? क्या ढूंढ रहे हो आप? मैंने यहाँ पैसे रखे थे, अब मिल नहीं रहे। हाँ, वो पैसे मैंने ले लिए थे। तुम्हें पैसे अगर चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, मैं दे देता। तुम लड़कियों की चोरी करने की आदत क्यों है? किसे देने थे तुम्हें इतने पैसे? अपने दोस्त को या फिर अपने किसी और को? पता नहीं क्या किस्मत है मेरी, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे वो पैसे तो मैंने अलमारी के लॉकर में रखे थे। यहाँ काम करने वाली पोंछा लगा रही थी ना, तो मैंने संभाल कर लॉकर में रख दिए। ये लीजिए चाबी और ले लीजिए। अमन लॉकर को खोलता है तो सारे पैसे वहीं पड़े थे। अमन को खुद पर शर्मिंदगी होती है कि उसने बिना सोचे जाने दीपिका को इतना सब कैसे कह दिया। मुझे चोरी करने की आदत नहीं है, आज के बाद मैं आपकी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप अपनी अलमारी को ताला लगा कर रख दीजिए। अरे दीपिका, मेरी बात तो सुनो। अमन की बातों से दीपिका को बहुत बुरा लगा। उसने पूरे दिन अमन से बात तक नहीं की। अमन को भी अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन वो दीपिका को मना नहीं पा रहा था। माँ, मुझे एक
ताला देना जरा। क्यों, क्या करेगा ताले का? मुझे अपनी अलमारी पर लगाना है। ये तो सच में ताला लगा रही है। इन्हें अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। अरे अलमारी पे ताला क्यों लगा रहा है तू? मेरी बहुत सारी कीमती चीजें पड़ी हैं उस अलमारी में, आप बस ताला ला दीजिए मुझे। अमन अलमारी को ताला लगाकर आता है और चाबी लाकर दीपिका के हाथ में रख देता है। अरे आप ये चाबी मुझे क्यों दे रहे हो? आज से मेरी हर कीमती चीज पर तुम्हारा हक है दीपिका। इस चाबी के साथ मैं तुम्हें अपना विश्वास भी दे रहा हूँ। ये हुई ना बात। और आज तुम खाना मत बनाना। क्यों, क्या हुआ? आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, आज हम दोनों बाहर खाना खाने चलेंगे। मेरे बच्चों, तुम दोनों को ना किसी की नजर न लगे, हमेशा खुश रहो साथ में। इसके बाद दोनों अपनी माँ के पाँव छूते हैं और फिर सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।